हेलो फ्रेंड्स, PYQ सीरीज़ में आज मैं जून 2019 का पेपर 1 के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये इस बार 19 में जो भी क्वेश्चन आया थोड़ा सा ट्रेंड भी चेंज है, थोड़ा टॉपिक भी चेंज है। तो पहला क्वेश्चन है अ शिफ्ट इन एटीट्यूड इन रेस्पोंडेंट्स बिटवीन 2 पॉइंट्स ड्यूरिंग डेटा कलेक्शन इज कॉल्ड। ऑप्शन है रिएक्टिव इफेक्ट, मैच्योरेशन इफेक्ट, रिग्रेशन इफेक्ट एंड कंडीशनिंग इफेक्ट। तो रिएक्टिव इफेक्ट होता है वह इफेक्ट जो कि रिसर्चर पर हो, जब वो किसी चीज़ को स्टडी करना चाहता है तब रिसर्चर पर जो इफेक्ट आता है उसे रिएक्टिव इफेक्ट कहते हैं। मैच्योरेशन इफेक्ट है कोई भी बायोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल प्रोसेस जिससे एक इंडिविजुअल का वेरियस पैसेज ऑफ लाइफ या टाइम को दिखाता है कि आदमी कैसे ग्रो करता है, चाइल्डहुड से कैसे वो फिर बालपन में आता है, बालपन से फिर कैसे बड़ा होता है, ये सारी चीज़ें हैं। और रिग्रेशन इफेक्ट क्या होता है, एक स्टैटिस्टिकल फेनोमेना है जो कि जब नॉन रैंडम सैंपल आप पॉपुलेशन से लेते हैं, और नॉन रैंडम का मतलब क्या होता है कि जिसमें हर पॉपुलेशन के हर आइटम के चुने जाने का इक्वल और इंडिपेंडेंट चांस होता है, लेकिन नॉन रैंडम में आप अपने हिसाब से लेते हैं, अपनी सुविधा से लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब आप नॉन रैंडम सैंपल लेते हैं किसी पॉपुलेशन से, और तो जब दो मेजर्स जो होते हैं वो परफेक्टली कोरिलेटेड नहीं होते, क्योंकि आपका सैंपल जो होता है वो नॉन रैंडम होता है। ये इसे हम कहते हैं रिग्रेशन इफेक्ट। और कंडीशनिंग ऑफ इफेक्ट क्या होता है, ये इफेक्ट रेस्पॉन्सेज में होता है जो कि प्रीवियस कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम, मतलब क्या है कि रेस्पॉन्स में इफेक्ट ऑन जब आप प्रीवियस कलेक्शन किए डेटा किसी सेम रेस्पोंडेंट से, ठीक है, बार बार जब उसी रेस्पोंडेंट का आप सर्वे करते हैं तो जो इफेक्ट आता है उसे कंडीशनिंग इफेक्ट कहते हैं। बार बार लेने से क्या होता है कि वो कंडीशनड हो जाता है और उसका रिस्पॉन्स एक पैटर्न में चलने लगता है। तो इसका आंसर होगा रिग्रेशन इफेक्ट। रिग्रेशन इफेक्ट में क्या है कि हम नॉन रैंडम सैंपल लेकर, स्टैटिस्टिकल फेनोमेना को लेकर नॉन रैंडम सैंपल से हम करते हैं, तो टू मेजर्स जो हम स्टैटिस्टिकल होते हैं वो इम्परफेक्टली रिलेटेड होते हैं, कोरिलेटेड। अब दूसरा क्वेश्चन है द टाइम फ्रेम इन विच अ स्टडी एक्सप्लोर्स ए सिचुएशन और प्रॉब्लम इज ऑल्सो कॉल्ड द। टाइम फ्रेम में कोई स्टडी किसी सिचुएशन को एक्सप्लोर करता है तो उसे क्या कहते हैं हम, रेफरेंस पीरियड, एज या लॉन्गिट्यूडनल या रेट्रोस्पेक्टिव टाइम। तो रेफरेंस पीरियड क्या होता है, जो बेस पीरियड होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम में, जिसे हम रेफरेंस के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरे पीरियड की से तुलना करने के समय हम उस पीरियड को रेफरेंस के रूप में लाते हैं। ये और एज तो हम जानते हैं, रेट्रोस्ट और लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, जो कि लेंथ में चलता है, इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ ऑफ ए थिंग। किसी भी चीज़ का लेंथ वाइज जब हम देखते हैं तो वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। रेट्रोस्पेक्टिव टाइम क्या होता है, रेट्रोस्पेक्टिव टाइम होता है लुक बैक एट द इवेंट्स। रेट्रोस्पेक्ट करना, जो इवेंट्स को घटित हो चुकी हैं उनको देखना, पीछे मुड़कर पीछे की घटनाओं को देखना। तो ये टाइम फ्रेम जिसमें कि हम कोई भी स्टडी सिचुएशन या प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करता है उसे हम रेफरेंस पीरियड कहते हैं। इसका आंसर होगा ए, और इसका आंसर हमने कहा था सी। तीसरा क्वेश्चन है द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस इज टू सीक आउट डिफरेंस अमंग वेरिएबल्स, variations among variables, association among variables और regression among variables। तो इसका आंसर है एसोसिएशन अमंग वेरिएबल्स। कोरिलेशन जो होता है ना वो एसोसिएशन, कोरिलेशन मतलब रिलेशन बताता है, तो रिलेशन डिफरेंस है, ये वेरिएशन है, ये रिग्रेशन है, सब विचलन बता रहा है, अलग जा रहा है। केवल एसोसिएशन ही कोरिलेशन बता रहा है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इज कंपेयर्ड विथ अनदर स्टूडेंट इन विच टाइप ऑफ टेस्टिंग। किस टेस्टिंग में एक स्टूडेंट का
परफॉर्मेंस दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर किया जाता है। तो ये नॉर्म रेफरेंस में होता है। ये क्लासरूम में जब टेस्ट होता है तो जब हम रैंकिंग क्राइटेरियन में क्या होता है, क्राइटेरिया फिक्स होता है, वो क्राइटेरिया को जो फुलफिल करता है वो सेलेक्टेड हो जाता है ये टेस्टिंग में। डायग्नोस्टिक में हम निदान करते हैं किसी की समस्या का, स्टूडेंट की समस्या जो होती है पढ़ने में, देखने में, हेल्थ का कोई भी समस्या होता है उसको उसे हम डायग्नोस्टिक टेस्टिंग कहते हैं। समेटिव होता है जो रिजल्ट फाइनल ईयर का रिजल्ट होता है, टर्मिनल जो होता है। और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में क्या होता है कि किसी भी स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस है दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर किया जाता है, तो क्लास का रिजल्ट जो होता है उसको हम कहते हैं। तो इसका आंसर होगा नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग। अगला क्वेश्चन है, विच of the learner characteristic will influence his or her perspective in a course of study। कौन कौन सा चीज़ है जो लर्नर का, जो उसकी पढ़ाई को में मदद करेगा, प्रभावित करेगा। तो लर्नर का कमिटमेंट, पेरेंट्स इंटरेस्ट इन लर्नर, प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर, स्किल ऑफ द लर्नर इन कंसर्न्ड एरिया, फैमिली साइज ऑफ द लर्नर, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द फैमिली टू विच लर्नर बिलोंग्स। नहीं, तो इसमें से हमें क्या क्या चीज़ है जो कि अब इसमें लेना होगा। तो एक है लर्नर का कमिटमेंट, तीसरा है प्रायर नॉलेज, दूसरा है प्रायर नॉलेज ऑफ लर्नर, और अब ये है स्किल ऑफ द लर्नर इन कंसर्न्ड एरिया। उसके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, फैमिली साइज या पेरेंट्स से हमें नहीं मतलब है। पढ़ाई में लर्नर की ये तीन चीज़ें प्रभावित करती हैं, इसलिए पहला इसका आंसर ए होगा। The conceptual framework in which a research is conducted is called, जिस कॉन्सेप्ट के फ्रेमवर्क में रिसर्च कंडक्ट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रिसर्च डिज़ाइन, क्योंकि इस डिज़ाइन के फ्रेमवर्क में ही रिसर्च किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज विच आर कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीड्योर। इसमें से कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहलाता है। तो पहला है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, तो ये तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। डायमेंशनल सैम्पलिंग, तो ये है नॉन रैंडम। फिर स्नोबॉल सैम्पलिंग भी नॉन रैंडम सैम्पलिंग है, और क्लस्टर सैम्पलिंग भी। कोटा सैम्पलिंग तो रैंडम है, और स्ट्रैटिफाइड भी रैंडम है। तो हमारा आंसर में क्या क्या आया, 2, 3 and 4। ये ऑप्शन किस में है, डी में। तो इसका आंसर होगा डी। विच ऑफ द रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम, मतलब एक होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी का ऑथेंटिसिटी कम होता है, उसका रिजल्ट बहुत यूनिवर्सलाइज नहीं होता है। अगला है, तो उसमें आ गया नॉन रैंडम में डायमेंशनल, स्नोबॉल और क्लस्टर। कोटा, स्ट्रैटिफाइड एंड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आ गया प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। इसमें से सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस टेस्ट किस में होता है, पर्सनालिटी टेस्ट। प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट में क्या क्या होता है, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, एक होता है रोसार टेस्ट जिसमें इंक ब्लॉट टेस्ट होता है। इंक ब्लॉट को दिखाया जाता है जिसमें अलग अलग व्यक्ति अलग अलग आकृति दिखती है। थीम बेस्ड में होता है कि थीम दे दिया जाता है, उस पर वो कहानियाँ लिखना होता है, तो सब अलग अलग तरह के। फिर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं टेस्ट कैंडिडेट का एबिलिटी, किसी टास्क को, स्पेसिफिक टास्क को करने की जो एबिलिटी होती है उसे एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। और इंटरेस्ट जो होता है वो इमोशन दैट कॉजेज, किसी भी ऑब्जेक्ट या इवेंट में जो फोकस करवाता है। और एटीट्यूड का टेस्ट हम लोग लिकर्ट स्केल वगैरह से करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा टेस्ट है जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल ऑफ मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। तो ये इसका आंसर है एप्टीट्यूड टेस्ट। अगला क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड में हम क्या क्या टेस्ट कर लेते हैं कि एबिलिटी टू परफॉर्म, किसी भी स्पेसिफिक टास्क को करने की एबिलिटी, और उसका रिएक्शन, किस डिफरेंट सिचुएशन में वो किस तरह से रिएक्ट करता है, ये सारा एप्टीट्यूड टेस्ट से होता है। इसके बाद अगला है, एक कम्युनिकेशन प्रोसेस कैन बी कंसीडर्ड कंप्लीट। एक कम्युनिकेशन प्रोसेस
कंप्लीट कब कंसिडर होता है? जब द मैसेज एंटर्स द चैनल, द सेंडर ट्रांसमिट्स द मैसेज लीव्स द चैनल, द रिसीवर अंडरस्टैंड्स द मैसेज। तो कंप्लीट तब होगा जबकि रिसीवर जो है ना वो मैसेज को समझ पाएगा, जो उसको मैसेज मिला उसको वो डिकोड कर पाएगा। तो इसलिए ये आंसर इसका डी होगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो identify those questions which are called process and rather than content based questions. Convergent questions, divergent questions, fact based questions, concept based question, open questions, closed questions। तो इसको हम देखेंगे। कन्वर्जेंट क्वेश्चंस में क्या होता है? वो लीनियर क्वेश्चन होता है, सिंपल क्वेश्चन होता है। डाइवर्जेंट में वेव लाइक फोकसिंग, कनेक्शन ऑफ बहुत सारा आइडिया का कनेक्शन होता है डाइवर्जेंट में, बहुत सारा वेरियस। और फैक्ट बेस्ड वो फैक्ट पर आधारित होता है। कॉन्सेप्ट पर मतलब किसी कॉन्सेप्ट के आधार पर क्वेश्चन बनता है। ओपन क्वेश्चन जिसका कि आप कुछ भी आंसर दे सकते हो, आपको फ्रीडम होता है। क्लोज क्वेश्चन जिसमें यस नो ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन क्लोज्ड क्वेश्चन होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि जिसमें से उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कीजिए जो कि प्रोसेस कहलाता है रेदर देन कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो इसका आंसर है डाइवर्जेंट क्वेश्चन, इसमें बहुत तरह के क्वेश्चंस होते हैं। फिर है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जिसमें फैक्ट पर आधारित क्वेश्चन होता है। और ये है ओपन क्वेश्चन जिसमें कि आप अपनी राय दे सकते हो। तो ये हो गया 2, 3 एंड 5 जो कि ऑप्शन डी में है। तो आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्ट्रैटेजीज इन द लिस्ट गिवन बिलो विल बी एसोसिएटेड विथ डायरेक्ट टीचिंग। इसमें से कौन कौन सा डायरेक्ट टीचिंग से एसोसिएटेड है? प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल विथ एक्सप्लेनेशन, promoting inquiry, focusing on concepts, giving review and recapitulation, practice and feedback, problem raising and problem solving। ठीक है, तो इसका आंसर हमें चुनना है। तो सबसे पहला तो एक ही ये है जो कि डायरेक्ट टीचिंग से एसोसिएटेड है कि एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन के साथ एग्जाम्पल भी देना। फिर प्रमोटिंग इंक्वायरी नहीं, डायरेक्ट टीचिंग के साथ है। गिविंग रिव्यू एंड रिकैपिचुलेशन, जो पढ़ाया उसका रिव्यू करना, रिकैपिचुलेट करना, जो पढ़ाया उसको संक्षिप्त में जिस्ट बताना। और है 5 प्रैक्टिस एंड फीडबैक, ये डायरेक्ट टीचिंग से संबंधित है। तो ये हमारा आंसर में क्या क्या आ रहा है? 1, 4 एंड 5 जो कि ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है कि 2 लिस्ट दिए हुए हैं जिसमें एक में मीडिया है, दूसरा में ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन है। तो पहला है ऑडियो, दूसरा है एडवर्टाइजिंग, तीसरा है इंटरेस्ट और चौथा है न्यूज़पेपर। और ऑप्शन है बैंडविड्थ, लीनियर कम्युनिकेशन, नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन एंड फ्रीक्वेंसी मैनिपुलेशन। तो इसका आंसर होगा कि ऑडियो जो है वो फ्रीक्वेंसी मैनिपुलेशन है कि किस फ्रीक्वेंसी पर तब ऑडियो सुनाई पड़ता है, नहीं तो फ्रीक्वेंसी मैनिपुलेशन नहीं होगा तो सुनाई नहीं पड़ेगा। दूसरा है एडवर्टाइजिंग जो कि नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है, किसी भी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट होता है तो वो पर्सनल नहीं होता है, वस्तु का जो भी एडवर्टाइजमेंट। इंटरनेट क्या करता है? वो बैंडविड्थ से चलता है, कनेक्शन होता है। और न्यूज़पेपर क्या है? लीनियर कम्युनिकेशन, वो एक सीध में चलता है, सिंपल कम्युनिकेशन। सो इसका आंसर है सी। मास मीडिया डू नॉट हैव प्री डिटरमाइंड फंक्शंस फॉर एवरीवन। मास मीडिया का कोई प्री डिटरमाइंड फंक्शन हर एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है। एंड पीपल यूज देम द वे दे लाइक, जिस तरह से उनको मन होता है वो उसको यूज करते हैं। दिस इज सजेस्टिव ऑफ द फैक्ट, मतलब मास मीडिया में क्या है कि आप अपने हिसाब से जो मन होता है आप करते हो, जो मन होता है देखते हो। तो इसका आंसर है कि ऑडियंस आर एक्टिव, कंटेंट is of little significance, contents lack plurality, audiences are homogeneous। तो इसमें सबसे ज़्यादा ये है कि क्यों लोग
पीपल यूज देम द वे दे लाइक, क्योंकि वो एक्टिव होते हैं इसलिए वो अपने हिसाब से देखते हैं। कंटेंट का इसमें लिटिल सिग्निफिकेंस है। हम देखते हैं टीवी का चैनल बदलते जाते हैं, कहीं अटकते हैं कहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम एक्टिव हैं इसलिए हम अपने हिसाब से मास मीडिया का यूज़ करते हैं। द कम्युनिकेशन प्रोसेस कैन बी कंसीडर्ड कंप्लीट। कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट माना जाता है कब? The sender transmits the message enters the channel, the message leaves the channel, the receiver understands the message। यहाँ भी वही आंसर होगा, शायद ये रिपीट हुआ है कि रिसीवर जब तक मैसेज को रिसीव कर लेता है, जो भेजा गया समझ जाता है, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, A customer writes to a bank, kindly send me a statement of my transaction in my savings bank account during the last 3 months। ये कम्युनिकेशन को हम क्या कहेंगे? इनपुट, मैसेज, आउटपुट, फीडबैक। तो ये सिंपल क्या है? मैसेज है, जिसे कि एक कस्टमर बैंक को लिखता है, सो इट इज़ अ मैसेज। आइडेंटिफाइड द रीजनिंग इन द फॉलोइंग आर्गूमेंट। पहला आर्गूमेंट क्या है कि प्री एक्टिव स्टेज ऑफ क्लासरूम टीचिंग इज इम्पॉर्टेंट एज प्री लर्निंग प्रिपरेशन स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये जो स्टेटमेंट है वो किस तरह का स्टेटमेंट है, इसको हमें बताना है। तो ये हाइपोथेटिकल है? नहीं। डिडक्टिव है? डिडक्टिव तो हम एक जनरल रूल से फिर डिड्यूस करते हैं। इंडक्टिव में एक एक केस को स्टडी करके तब रूल तक पहुंचते हैं। तो ये सब कुछ नहीं होकर ये एनालॉजिकल है। एनालॉजिकल क्या है? कि सेइंग समथिंग इज़ लाइक सम, मतलब एनालॉजिकल का मतलब है कि किसी चीज़ को किसी चीज़ से तुलना करके कहना। जैसे लाइफ इज़ ए लाइक ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट, अगर हम ये कहते हैं तो ये बॉक्स ऑफ चॉकलेट से लाइफ की तुलना करते हैं। उसी तरह से प्री एक्टिव स्टेज ऑफ क्लासरूम टीचिंग इज़ इम्पॉर्टेंट जस्ट एज प्री लर्निंग प्रिपरेशन स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ तुलना कर रहा है दोनों का, प्री एक्टिव स्टेज और प्री लर्निंग प्रिपोजिशन। सो इट इज़ एनालॉजिकल। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन यूजुअल सीक्वेंस क्या है? लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, सोसाइटी, सिविलाइजेशन। कम्युनिकेशन, सोसाइटी, लैंग्वेज, सिविलाइजेशन। कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, सोसाइटी, सिविलाइजेशन। लैंग्वेज, सोसाइटी, कम्युनिकेशन, सिविलाइजेशन। तो सही सीक्वेंस क्या होगा? कम्युनिकेशन पहले, फिर लैंग्वेज, फिर सोसाइटी, तब सिविलाइजेशन। ठीक है, तो पहले कम्युनिकेशन शुरू होता है, उसमें लैंग्वेज का यूज होता है, सोसाइटी तक पहुंचता है, फिर सिविलाइजेशन। SMTP इज़ एन एक्रोनिम फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, सिंपल मेल टर्मिनल प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मेल ट्रांसफ़र। द कन्वीनियंट प्लेस to store contact information for quick retrieval in email is, जो भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है हमारे पास उसको तुरंत रिट्रीव करने के लिए हम उसको कहाँ स्टोर करते हैं? एड्रेस बॉक्स क्या होता है? एड्रेस बॉक्स या एड्रेस बार होता है जिस पे हम एड्रेस लिखते हैं और सर्च करते हैं, जैसे HTTP या www कुछ लिख के हम एड्रेस बार पे खोजते हैं तो नेविगेट करते हैं। कैन टाइप हम लोग URL को टाइप करते हैं और नेविगेट करते हैं। जो भी वेबसाइट हमें खोजना होता है उसे हम एड्रेस बॉक्स या एड्रेस बार कहते हैं। मैसेज बॉक्स में क्या है? स्पेशल डायलॉग बॉक्स है जो कि इसमें जो भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़र का होता है वो उसको डिस्प्ले करता है। एड्रेस बुक क्या होता है? एड्रेस बुक है सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस ऑफ सारा कॉन्टैक्ट और सब चीज़ का डेटाबेस होता है। तो इसे ही हम कहते हैं जहाँ पर किस कॉन्टैक्ट स्टोर होता है। मैसेज बुक क्या होता है? जिसमें मैसेज आता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑनलाइन स्टोर हाउस ऑफ ऑल एकेडमिक अवार्ड्स लाइक सर्टिफिकेट, डिप्लोमास, डिग्रीज, मार्कशीट इत्यादि। तो स्वयं क्या है? स्वयं है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो स्वयं नहीं है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी भी नहीं है, लाइब्रेरी में बुक्स का डिजिटल लाइब्रेरी में बुक्स होते हैं। नेशनल एकेडमिक लाइब्रेरी
भी नहीं, यहाँ नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी, जहाँ सारे चीज़ डिपॉजिट होते हैं, ये सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमास, डायग्राम्स, डिग्रीज एट्सेट्रा. नेम द स्कीम विच फैसिलिटेट्स एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन बिटवीन इंडियन इंस्टीट्यूट्स एंड बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड. ICSSR एंड इम्प्रेस, इसका फुल ICSSR है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, और इम्प्रेस क्या है, इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस. स्टार डेवलपमेंट स्कीम, फिर स्पार्क क्या है, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन. और अगला है इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट स्कीम. तो कौन सा है एकेडमिक, नेम द स्कीम, कौन सा स्कीम है जो कि एकेडमिक और रिसर्च कोलैबोरेशन इंडियन इंस्टीट्यूशन का बेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड के साथ करता है. तो ये है इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट स्कीम. अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट इज नॉट ए वीडियो फाइल फॉर्मेट. तो इसका आंसर है वीडियो फाइल. AW क्या है, AW है Alienware.mov क्या है, मल्टीमीडिया कंटेनर फाइल फॉर्मेट, ये फाइल फॉर्मेट है. MP4 क्या है, MP4 डिजिटल मीडिया है जो कि ऑडियो वीडियो दोनों को स्टोर करता है. JPEG क्या है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ये नहीं है, वीडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है. इसका आंसर होगा ये JPEG. अगला क्वेश्चन है, फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनिवर्सिटी विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल. रोजमर्रा के कार्य के लिए यूनिवर्सिटी में कौन सा बॉडी रिस्पॉन्सिबल है. सीनेट, सिंडिकेट, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, स्टूडेंट काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल. तो इसका आंसर होगा सिंडिकेट. रोजमर्रा के कार्य के लिए सिंडिकेट रिस्पॉन्सिबल है. अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन हायर एजुकेशन. इसमें से कौन सा नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम है. तो इसका आंसर है स्वयं, जो कि अभी हमने देखा, स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स. फेस टू फेस नहीं, ट्यूटोरियल भी नहीं, सेमिनार भी नहीं, ये नॉन कन्वेंशनल है जो कि वेब से एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स होता है. अब एक और दिसंबर 2019 का क्वेश्चन करवा देने के बाद ये पूरा सीरीज ख़त्म हो जाएगा. आप लोग इसको देख लेंगे. थैंक यू.